हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। याद कीजिए क्लास 8 में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा था जियोग्राफी में, सेम टू सेम। उसमें ओनली नाम था रिसोर्स। तो ये पहले तो मैं बताऊं कि क्लास 10th में जो भी आपका सिलेबस है वो बहुत इजी है। सोशल साइंस में आपका सिलेबस बहुत इजी है। हाँ, कंटेंट है, बहुत लंबा कंटेंट है, बट एकदम इजी सिलेबस है। आपने 6th 7th 8th 9th का ठीक से पढ़ा है, बस उसी के आधार पर 10th का सिलेबस है और बहुत अच्छा सिलेबस है और एकदम इजी सिलेबस है। बहुत सारे बच्चे इसमें सोशल साइंस में बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मीन्स 80 मार्क्स जो आपका रिटर्न एग्जाम पैटर्न चल रही है तो उसमें ला सकते हैं। 80 आउट ऑफ 80 आप रिटर्न में 100% ला सकते हो। यहाँ पर ओनली आपको फोकस करना है एमसीक्यू के ऊपर। जो एमसीक्यू कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, पिक्चर वाले जो आते हैं अरेंज कीजिए, उस तरह से मीन्स कि उसमें थोड़ा सा दिमाग आपको ज्यादा लगाना है एमसीक्यू में। बाकी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन आंसर 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन एंड मैप्स। इसके अंदर तो मैं मानता हूं कि आपका एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए। एमसीक्यू भी थोड़ा सा सोच के, क्योंकि ऑप्शन सारे जो एबीसीडी 4 ऑप्शन होते हैं वो सेम टू सेम कुछ नजदीक वाले ऑप्शन ही दिए होते हैं, इसलिए थोड़ा सोच समझ के उसमें कीजिएगा। ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको क्लास 8th की टेक्स्ट बुक में से क्लास 8th जियोग्राफी में जो रिसोर्स चैप्टर है वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। सेम टू सेम यही चीज दिया हुआ है, कॉपी टू कॉपी, और उसमें थोड़ा सा मतलब कि अभी जो आपके पास कंटेंट है उससे थोड़ा कम है, बट उसमें क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज भी अच्छा दिया हुआ है। तो ये चैप्टर एक बार पढ़ लीजिए क्लास 8th में से, सेम टू सेम चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है और बाकी थोड़ी बात जोड़ दी गई है, वहां पर लेवल के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज? तो जो चीज हमारे लिए यूजफुल है वो हमारे लिए रिसोर्स है, मतलब यूटिलिटी है उसकी, इसकी यूटिलिटी है, इसको हम यूज करते हैं, उसका यूज किया, इसके हिसाब से वो हमारा रिसोर्स है। इसमें बहुत सारे प्रकार के रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। पहले तो दो पार्ट हो गया, मैन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग करें, वहीं पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, नेचुरल, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशंस। मतलब ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये तीनों की तीनों ट्रायंगल के रूप में जुड़े हुए हैं ये एक दूसरे के साथ। तो रिसोर्सेज किसे कहते हैं कि जो हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए, हमारे जीवन में, हमारे काम में, डे टू डे लाइफ में ज्यादा यूजफुल है उसको रिसोर्स, और ज्यादा जो हमारे लिए जरूरी चीज है ये हमारे लिए रिसोर्स है। इट मीन्स क्लास 8 का वीडियो भी एक बार देख लीजिए। मान लो आपको टेक्स्ट बुक नहीं मिले तो इसी मेरी यूट्यूब चैनल में क्लास 8 में जाइए, वहां रिसोर्स चैप्टर एक बार देख लीजिए, सेम टू सेम है। जैसे कि रिसोर्स है तो यहाँ पर लॉट ऑफ रिसोर्स हम यूज करते हैं। अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल, इसके बाद आप जो भी कंपनी का सिम यूज करते तो वो भी एक रिसोर्स है। इट मीन्स डेटा प्रोवाइडर सिस्टम, वो भी एक रिसोर्स है। इसके बाद आपके आसपास में लाइट, फैन, एसी, कूलर, ये सब रिसोर्सेस है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बोर्ड यूज किया, व्हाइट बोर्ड, पेन, डस्टर, ये सब रिसोर्सेस है। तो यहाँ पर हम जो रिसोर्स की बात करेंगे वो थोड़े से हाई लेवल पर, इट मीन्स कि चारों तरफ व्यू देख के हम बात करेंगे। तो बेसिकली जो रिसोर्सेस है वो यहाँ पर हमें 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। इट मीन्स जो रिसोर्सेस है, कोई चीज ऐसी है कि रॉ मटेरियल के रूप में है तभी वो रिसोर्स में काम नहीं आती है, बट उसको हम टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके, टेक्नोलॉजी से हमने उसको कुछ अच्छा बनाया, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके हमने कुछ उसमें इंप्रूवमेंट किया और कुछ इंप्लीमेंट करके हमने इसमें कुछ चेंजेस किए, तो ये बन गया कुछ गुड रिसोर्स बन गया, ये तो कोई अच्छा रिसोर्स बन गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे रॉ मटेरियल जो मिट्टी में से मिलता है, मिनरल्स में से मिलता है, माइंस में से मिलता है, जो भी मिनरल्स है प्यूरिफाई करके उसको मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। इट मीन्स जो पेट्रोलियम निकलता है, डायरेक्टली पेट्रोलियम एक काला कीचड़ जैसा होता है, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं जिसको, तो ये एकदम यूज में नहीं आएगा तुरंत ही, उसमें से फैक्ट्री में रिफाइन करके, प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, नेफ्था, ये सब चीजें पूरा का पूरा निकलेगा, तभी ये चीज एक हमारे लिए रिसोर्स है, बहुत बड़ा रिसोर्स है। देखिए यहाँ पर, तो इसको 4 पार्ट में मेनली डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के साथ, मतलब पैदा हुआ उसी के साथ, ओरिजिन के साथ, बेस्ड ऑन एग्जॉस्टेबिलिटी, एग्जॉस्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका 2 पार्ट में डिवाइड है। इसके बाद बेस्ड ऑन ओनरशिप, उसकी मालिकी के आधार पर। इसके बाद बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट के आधार पर। तो कुछ चीजें यहाँ पर रिन्यू भी होगी, कुछ चीजों के नाम 2-3 बार आते होंगे एग्जाम्पल में। देखिए पहले से देखते, बेस्ड ऑन ओरिजिन, पैदा होने के साथ, इट मींस कुछ चीज लिविंग थिंग्स है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है, बायोटिक अबायोटिक। तो यहाँ पर बायोटिक थिंग्स आपको पता है, फ्लोरा एंड फौना, लाइव स्टॉक, ह्यूमन बीइंग्स, मतलब सारी की सारी लिविंग थिंग्स। और या नॉन लिविंग थिंग, रॉक्स, मिनरल्स, ये सब है अबायोटिक। मीन्स वाटर वो इसमें आ जाएगा, वाटर कई जगह पर आएगा, आप देखते रहिएगा। बायोटिक एंड अबायोटिक हो गया, ये है ओरिजिन के आधार पर है। इसके बाद बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कि खत्म होता है कि खत्म नहीं होता है, इसके आधार पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, दो पार्ट है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल है तो डे टू डे लाइफ में रिन्यू होता रहेगा और शॉर्ट टाइम में रिन्यू होता रहेगा, जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर देखते हैं वाटर, हाँ बनता रहेगा, वाटर साइकिल चलती रहेगी, पानी बरसात के रूप में आता रहेगा, फिर आगे बहता रहेगा। इसके बाद फॉरेस्ट, जंगल नए 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 उगते जाएंगे, हम कटिंग करेंगे वो अलग बात है, बट जंगल अपने आप ही, फॉरेस्ट डेवलप होते रहते हैं। इसके बाद वाइल्ड लाइफ, तो ये सारा का सारा है रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल में भी दो टाइप्स के हैं कि कंटिन्यूअस और फ्लो, जिसका कंटिन्यूअसली फ्लो चालू है, इसके अंदर वाटर और विंड्स, ये कंटिन्यूअसली फ्लो चालू है। और बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में सारी की सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो रिसोर्सेज हमारे पास पैदा होते हैं, फ्लोरा एंड फौना, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। अब देखिए आगे बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी में आगे देखें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो फॉसिल फ्यूल्स एंड मेटल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स एंड मेटल्स ये ऐसा है कि नॉन रिन्यूएबल है, जो शॉर्ट टाइम में रिन्यू नहीं हो पाएगा। इट मींस कि अभी पेट्रोलियम, मान लो कि जमीन के नीचे पेट्रोलियम है, ओएनजीसी है, आईओसीएल कंपनी है, तो ये सब पेट्रोलियम निकाल के इसको प्यूरिफाई करते हैं और बाद में हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं और पेट्रोल लेते हैं। गैस जो हमारे घर में पाइपलाइंस आती है, गैस का सिलेंडर आता है, वो भी जमीन से निकाल के प्रेशर करके भरा जाता है। तो यहाँ पर ये जो रिसोर्स है वो हमारे पास लिमिटेड सोर्स है, इट मींस नॉन रिन्यूएबल, शॉर्ट टाइम में रिन्यू नहीं होगा, इसको लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, ये फॉसिल फ्यूल्स बनने में लाखों साल लग जाएंगे। तो ये जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स है उसके अंदर रिसाइकल, तो हाँ कुछ चीज ऐसी रिसाइकल कर सकते हो बट शॉर्ट टाइम में आप पैदा नहीं कर सकते। और है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो सॉरी रिसाइकल में है मेटल्स और नॉन रिसाइकलेबल में है फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पर नाम देख के आपको पता चल जाएगा, ये तो एग्जांपल है, नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकल और नॉन रिसाइकल। मींस कि आप मेटल्स का रिसाइकल कर सकते हो, मतलब कि कोई चीज टूट गई है, स्टील है, उसको पिघाल के दूसरे स्वरूप में डाल सकते हैं, या तो कोई दूसरी चीज है, मान लो कि मेटल्स के अंदर आप देखें तो पिघाल के गोल्ड है, तो गोल्ड को पिघाल के आप रिसाइकल दूसरा कोई मटेरियल, मतलब कि ऑर्नामेंट्स हम शेप चेंज कर सकते हैं। बट हम नॉन रिसाइकलेबल जो आइटम है उसमें फॉसिल फ्यूल्स, उसका हम कर नहीं सकते। यहां पर देखे बेस्ड ऑन ओनरशिप, जैसे यहां पर देखे फॉसिल फ्यूल्स में कोल भी है, तो कोल है तो कोयले को जलाने के बाद उसकी एश बन गई, राख बन गई, उसमें से फिर से आप कोयला नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पर ओनली शेप चेंज कर सकते हैं, या तो कुछ स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, केमिकली चेंज कर सकते हैं, इस तरह से। तो बेस्ड ऑन ओनरशिप। अब दूसरा है, तीसरा नंबर है बेस्ड ऑन ओनरशिप, मालिकी के आधार पर। तो ओनरशिप में तो पर्सनल भी होता है, प्राइवेट भी होता है, इसके बाद कॉमन भी होता है, जिससे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, कम्युनिटी के लिए है, नेशनल, इंटरनेशनल, ये चार पार्ट है हमारे पास। इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल सबके पास पर्सनल, हाउस, प्लॉट, डिवाइसेस, जो भी चीजें हैं अपने पास, ये पर्सनल रिसोर्सेज है। कम्युनिटी मतलब पब्लिक पार्क्स, पब्लिक फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एयरपोर्ट, स्कूल, बस स्टॉप, बस स्टैंड, बस, इसके बाद एमटीएस, बीआरटीएस, इसके बाद ट्रेन, एयरपोर्ट, प्लेन, जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, ये सारे के सारे कम्युनिटी, इट मींस पब्लिक पार्क्स के लेके सारा का सारा जो मैंने बताया वो। इसके बाद ये नेशनल, नेशनल में आएगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो नेशनल प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर रिवर्स भी आ गए, तो ये सारे के सारे रिसोर्सेस है। अब यहाँ पर दूसरा आएगा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में क्या है कि एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर है तो वहां पर कोई ऐसे लिमिट नहीं है कि ये हमारी हवा है, ये आपकी हवा है, ये हमारे लिए ऑक्सीजन है, ये अमेरिका के लिए ऑक्सीजन है, नो। तो यहाँ पर इंटरनेशनल तो पूरा एटमॉस्फेयर है। इसके बाद सी, ओशन, बट ओशन के अंदर एक लिमिट बना दी है 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब कि जैसे हम रोड के ऊपर किलोमीटर में डिस्टेंस नापते हैं, उस तरह से पानी में नॉटिकल माइल में उसकी लेंथ जो डिस्टेंस है वो नापा जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी कंट्री है, जैसे कि इंडिया है, आप इंडिया का मैप आपने देखा तो नीचे जो पेनिनसुलर प्लेटू है, इट मीन साउथ का जो पार्ट ट्रायंगल शेप में, दोनों साइड सी है, समंदर है, तो हमारी बाउंड्री कितनी रहेगी, तो वहां पर 200 नॉटिकल माइल तक हमारी बाउंड्री रहेगी।
मतलब कि अराउंड 200 किलोमीटर मान लो आप, नॉटिकल माइल, आप किलोमीटर बोलो खाली, 200 नॉटिकल माइल तक हमारी बाउंड्री वहां पर है। तो वहां पर तक हमारे जो मछुआरे हैं या तो जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी सिस्टम है, तो वहां तक हमें लगानी है, वहां से अंदर कोई दूसरे लोग आ नहीं सकते। इट मीन्स तो इसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इट मीन्स हमारी बाउंड्री पानी में 200 नॉटिकल माइल से, कई बार जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है कि बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो कोई भी रिसोर्स है, इसका कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना हमने यूज किया, कितने तक हमने इसको यूज किया है, कितने लेवल तक हमने यूज किया है, इसके लिए यूज होता है। तो बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो देखें कि पहले पोटेंशियल, क्लास 8 में देखो तो उसमें एक्चुअल और पोटेंशियल दो रिसोर्स दिए। एक्चुअल रिसोर्स में से आप यूज करते हो, अभी पोटेंशियल मतलब जो छुपी हुई शक्ति अभी तक हमने पहचाना नहीं है, तो यहां पर नहीं दिया है, यहाँ पोटेंशियल दिया है। तो पोटेंशियल में क्या है, विंड, सोलर एनर्जी, टाइडल एंड जियोथर्मल। इट मींस वाइड यूजेस। चलो विंड एनर्जी का यूजेस तो क्या पहले वो उसमें था, पोटेंशियल में था, अभी एक्चुअल रिसोर्स में हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम पोटेंशियल में ही काउंट करेंगे। मतलब कि छुपी हुई शक्ति पड़ी है, हवा, पवन आता है, तो उसमें क्या है कि चक्कर घुमाने की, मतलब विंड मिल घुमाने की ताकत है, तो उसमें से एनर्जी हम पैदा कर सकते हैं। इसके बाद सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी, कभी ऐसा हुआ कि आज सूर्य छुट्टी पे है, या तो सूर्य आज गर्मी नहीं देगा, बादल बीच में आ गए, बात अलग है। तो ये जो सोलर एनर्जी है वो लाखों ईयर से हम लेते आ रहे हैं, और इसका कोई बिल भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस उसका यूज कैसे करना है, उसके अंदर में टेक्नोलॉजी लगानी है, बस थोड़ा केमिकल टेक्नोलॉजी लगानी है। तो सोलर प्लेट बनाई तो सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। उसके बाद जो डैम्स बना के हम यूज करते हैं। इसके बाद टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मतलब कि उसके अंदर जो टाइड्स आती है समंदर में, टाइड्स, तो इसी से भी वो टरबाइन जनरेट कर सकते हैं, टरबाइन से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल, जमीन के अंदर जो गर्मी पड़ी है, जो ये जिसको बोलते हैं कि ज्वालामुखी, तो ये जो वोल्केनो है जो अंदर दबा हुआ पड़ा है, इट मींस अंदर जो गर्मी है पृथ्वी के अंदर, वो गर्म हवा या तो गर्मी बाहर आ रही है, इसका यूज करके जो एनर्जी पैदा की जाए, हीट पैदा की जाए, इसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो इट मींस ये एनर्जी ऐसी पोटेंशियल है, इसमें बहुत सारी शक्ति पड़ी है, अभी हमें यूज करना बाकी है या तो कम यूज, इसलिए डेवलपमेंट के आधार पर है। दूसरा है रिजर्व्स। रिजर्व्स हमारे पास पड़े हैं, वाटर रिजर्व्स एंड द फॉरेस्ट रिजर्व्स, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद डेवलप्ड, जो 100% डेवलप हो गए, लाखों ईयर से यूज कर रहे हैं पब्लिक, तो ये है कोल एंड वाटर। तो ये हजारों साल से यूज हो रहा है, कोल एंड वाटर, वुड। उसके बाद स्टॉक। तो स्टॉक ये है कि इसका हमें अभी तक कोई यूज नहीं आया है, इट मींस माइनर 1% 2% यूज किया है, इसका इतना सारा यूज नहीं किया, और ये बहुत बड़ी एनर्जी इसमें से पैदा हो सकती है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल बताऊं मैं कि प्लेन, तो प्लेन चलाने में या तो कोई हाइड्रोजन, जैसे कि हम पेट्रोल डालते हैं कार बाइक में, तो पेट्रोल डीजल के बदले हाइड्रोजन फ्यूल का भी एक ऑप्शन आया था, और सारे साइंटिस्ट इसके बारे में सोच रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये स्टॉक है हमारे पास, मतलब ये स्टॉक में जाएगा, ये डेवलपमेंट के आधार पर, ये भी रिजर्व स्टॉक है, बट ये स्टॉक अभी यूज नहीं किया। इट मींस इसको यूज कैसे करना और उसके लिए पूरी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा पूरा का पूरा रिसोर्सेज के बारे में, मेन 4 पार्ट, इसके अंदर भी छोटे छोटे जो पोर्शंस आए। टेक्स्ट बुक में भी आपको रिसोर्सेज का एक बॉक्स दिया है, फ्लो चार्ट जैसा दिया है, और ये पॉइंट्स भी आप नोट कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए सारे के सारे पॉइंट्स, रिवीजन में एकदम इजी रहेगा। इसके ऊपर से आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, और सेंटेंस बना के इसके एग्जाम्पल, हर एक में एक एग्जाम्पल। कोई भी क्वेश्चन इसमें से आपको 3 मार्क्स में पूछा है, 2 मार्क्स में पूछा है, 5 मार्क्स में, कोई मान लो 5 मार्क्स में पूछा है, तो सारा एक्सप्लेन करना जरूरी है आपको, मतलब 5 मार्क्स के हिसाब से आपको इसमें डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा लिखना है। 3 मार्क्स के हिसाब से तो नाम लिख के आप इसके सब डिविजनल पार्ट भी दिखा सकते हो। इट मींस मार्क्स के हिसाब से क्लास 10th में खास आपके पास होना चाहिए कैसे पेपर लिखना है। इसके लिए भी एक वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपको फाइनल एग्जाम में पेपर कैसे लिखना है, ताकि आप ज्यादा मार्क उसमें गेन कर सके, ज्यादा मार्क्स आपको मिल सके। इसके बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक अभी चालू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इट मींस रिसोर्सेज का विकास। तो रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिए एकदम 99% और नेचुरली मिला है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो नेचर से हमें मिला है पूरा का पूरा नेचुरली है। और ये गिफ्ट जो हमें मिला है वो एकदम
मतलब कि भगवान की तरफ से टोटली फ्री ऑफ गिफ्ट है। अब इसको हमें संभाल के रखना है। इसको हम कैसे संभाल के रखें इसके बारे में देखें तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, मेजर प्रॉब्लम्स, कि ये अपने अच्छी तरह से तो देखा कि ये रिसोर्सेज चल रहे हैं, रिसोर्सेज अच्छी तरह से हम यूज कर रहे हैं, सबकी जीवन में सबकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी बढ़ा रहा है, और साथ साथ में यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी है कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स कि रिसोर्सेज है उसको कहीं ना कहीं पर नुकसान पहुंचाया जाता है। इट मीन्स कि कुछ कुछ लोगों द्वारा कुछ कुछ लालच में आके रिसोर्सेज को काट दिया जाता है। इट मीन्स पेड़ पौधे हो या पानी हो या कुछ कोई भी चीज हो, रिसोर्सेज का मिसयूज होना और उसको खत्म करने का प्लानिंग, मतलब कि खत्म हो रहा है कुछ लोगों की ऐसी एक्टिविटी के द्वारा। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज रिच एंड पुअर। इट मीन्स कि एक्यूमुलेशन यहाँ पर हो जाता है कि जो जो रिसोर्सेज है वो कुछ लोगों के हाथ में आए, कुछ लोगों के पास नहीं मिले। मतलब यहाँ पर दो टाइप के वर्ग में विभाजित हो जाता है, पुअर एंड रिच। तो यहाँ पर ये लोगों के पास कुछ रिसोर्स है तो ये यूज करते हैं, कुछ रिसोर्स ये यूज करते हैं। इस तरह से हो जाता है कि जैसे कि दो के बीच में बंटवारा हो जाता है, इस तरह के रिसोर्स का जो डिवीजन हो गया है। चाहे उसमें आप देख लो कि कोई भी रिसोर्स हो, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज है हमारे पास उसका एक शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मतलब कि अंधाधुंध यूज कर रहे हैं। मतलब कि जैसे मन में आए ऐसे यूज कर रहे हैं। जैसे कि पानी, जैसे पानी बहुत लोग एकदम फुल्ली रफ यूज करते हैं। तो उसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके बाद जमीन का जो प्रॉब्लम है, जमीन की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर आते हैं। जैसे कि गर्मी बढ़ती है तो साथ साथ में पॉल्यूशन बढ़ता है तो गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़ने के साथ ओजोन का जो लेयर है वो टूट जाता है, इसीलिए जो सन रेज ज्यादा यहाँ पर आते हैं, मतलब अल्ट्रावायोलेट रेज की इफेक्ट ज्यादा हो जाती है और इसीलिए टेम्परेचर बढ़ता जाता है। आज से 100 ईयर्स पहले, 50 ईयर्स पहले इतना टेम्परेचर नहीं था। मीन्स टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे। मतलब इसके लिए कहीं ना कहीं पर ह्यूमन मेड एक्टिविटी यहाँ पर डिपेंड करती है। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्लेशन, एक्यूमुलेशन एंड द इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। अब देखिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में जो जो भी बॉक्स के अंदर दिया है, कोई डेफिनेशन दिया है, कोई भी बॉक्स के अंदर छोटे से पार्ट में एक को कोई जो न्यू इन्फॉर्मेशन दिया है वो भी आपको यहाँ याद रखना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो विदाउट डैमेजिंग एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना है। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इट मीन्स फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है। बट कैसे बचा के रखना है कि आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर एक बॉक्स में दिया हुआ है डेफिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो पर्यावरण के लिए, पर्यावरण में कोई भी नुकसान करके नहीं करना है। मतलब कि एकदम इजीली और सिंपली पर्यावरण को साथ में रख के, पर्यावरण का एकदम ध्यान रख के हमें ये डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर प्रूव होती है। इसके बाद देखें तो जो वर्तमान में जो विकास चल रहा है, मतलब कि डेवलपमेंट चल रहा है, उस प्रक्रिया में जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए आवश्यक जो चीजें वो बचनी चाहिए। इट मींस इट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, मतलब कि उनको कुछ कंप्रोमाइज ना करना पड़े। तो यहाँ पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आप ठीक से ध्यान से पढ़े। इसके बाद एक रियो डी जानेरो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, जून 1992। रियो डी जानेरो ब्राजील का एक सिटी है। वहां पर मोर देन 100 स्टेट्स, मतलब 100 से भी ज्यादा देशों के लोग इकट्ठे हुए थे पृथ्वी बचाने के संदर्भ में। इट मींस कि पृथ्वी की वजह पॉल्यूशन बढ़ रहा है, रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना, ये सभी के बारे में डिस्कशंस करने यहाँ पर मिले थे। और लास्ट में कुछ एजेंडास बनाए जो दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, डीपली आप पढ़ सकते हो इसमें। एजेंडा 21 1992 रियो डी जेनेरो में जो हुआ, इसके बाद जो कमिटी बनाई यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। तो ये जो कमिटी, मतलब कि इसके जो मेन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दूसरे जो मेंबरशिप है, मेंबर कंट्रीज है, तो सभी ने एक साथ डिसाइड करके 21 मीटिंग्स एजेंडा बनाया, एजेंडा 21 बनाया और अपने अपने एरिया वाइज भी ये एजेंडा को फॉलो करके न्यू एजेंडा बना के खुद के कंट्री में लागू करने का एक काम किया। तो ये जो हैंडलिंग करता है यूएनसीईडी, फुल फॉर्म आपको याद रखना जरूरी है। एजेंडा 21 दोनों कनेक्टेड एक दूसरे के साथ। वो एजेंडा 21 बना के अपने अपने एरिया वाइज भी जो भी पोजीशन है, ग्लोबल वार्मिंग पोजीशन है या तो जो क्लाइमेट की पोजीशन है,
जमीन से रिलेटेड है, मतलब कि ये फर्टिलिटी से रिलेटेड है। तो इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग ये सब एक्टिविटी से बचने के लिए, मतलब कि ये सभी के सामने फाइट करने के लिए पर्यावरण बचाओ अभियान की तरफ एक 21 मीटिंग एजेंडा जो बनाया, एजेंडा 21, वो अलग अलग कंट्री में अपने आप बना के अपने अपने कंट्री में अपने अपने एरिया में लागू करने का एक यहाँ पर डिसीजन लिया गया था। तो अभी हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में ये देखा सब कुछ चीजें, एजेंडा भी देखा और रियो डी जेनेरो समिट भी देखा। अभी आगे देखते हैं थोड़ा। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्स प्लानिंग। तो यहां पर देखें कि सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग देखें, तो यहां पर पहले ये रेड पॉइंट से डिस्कस करेंगे। तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, सभी जगह पर समान रिसोर्स नहीं मिल सकते। जैसे कि झारखंड है या छत्तीसगढ़ है, उस एरिया में माइनिंग एक्टिविटी और कोल ज्यादा निकलता है, कोयला ज्यादा निकलता है, जैसा कि राजस्थान में नहीं निकलता। अरुणाचल प्रदेश और सेवन सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में बारिश ज्यादा होती है, तो वहां पर पानी की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो ऑपोजिट में सामने राजस्थान में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके बाद इसका हमें एक्सचेंज करना चाहिए, एक दूसरे के साथ बांट के रखना चाहिए। तो गवर्नमेंट का प्लानिंग वही रहता है, एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूशन करके रखना। और यूजेस ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का समान तरीके से समान रूप से देश में यूज हो। इसके ऊपर से हम एक पॉइंट देखेंगे, रिसोर्स यूज, रिसोर्स प्लानिंग इन द इंडिया। पूरा नाम ये है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। आइडेंटिफिकेशन and the inventory through surveying, mapping and qualitative and the quantitative estimation and the measurement of the resources। तो रिसोर्स को कैसे पहचाने, रिसोर्स का जो नियोजन है, रिसोर्स का ये प्लानिंग है, वो कैसे करना चाहिए। रिसोर्स का प्लानिंग तो देश के विभिन्न एरिया में पहचान करनी है, अलग अलग एरिया में पहचान करके सर्वे करके मैपिंग करके क्वालिटी कितनी है क्वांटिटी कितनी है, इसके ऊपर से रिसोर्स को एस्टिमेट करते मेजरमेंट करके डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हमें करना चाहिए। इट मींस नेचुरली उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं कर सकते, बट जो बांटना है, एक दूसरे स्टेट में बांटना है, दूसरे स्टेट में लेना है, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए और इसके ऊपर होना विचार है और हो भी रहा है। इसके बाद इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। इसका मतलब है कि संसाधन के जो विकास की ये जो इसका लागू कर रहे हैं, तो प्रॉपरली टेक्नोलॉजी के साथ इसको स्किल बेस्ड बना के अच्छी तरह से कौशल्य लेके, इट मीन स्किल से और टेक्नोलॉजी का साथ लेके यहाँ पर इसका डेवलपमेंट हमें करना चाहिए और इसका प्लानिंग भी होना चाहिए रिसोर्सेज का। इसके बाद मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान, मतलब कि देश के अंदर जो रिसोर्स का डेवलपमेंट है, इसको देश के विकास के साथ जोड़ के, देश के डेवलपमेंट प्लान के साथ जोड़ के इसका हमें यूज करना चाहिए, मतलब कि देश के विकास में भी इसका रोल रहेगा। तो इकोनॉमी में आगे देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी आएगा कि रिसोर्स का डेवलपमेंट और रिसोर्स का क्या हमारे डेवलपमेंट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट है, इकोनॉमिक्स में पॉइंट आएंगे ये। तो ये रिसोर्स आपने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑड इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर ज्यादा कोई भी चीज है, मतलब कि इंडिया एक कंट्री ऐसा है कि जहां पर क्लाइमेट में डाइवर्सिटी, हमारे ऊपर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब जगह डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। क्लास 6 में आपने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 याद कीजिए, समीर 1 समीर 2 वाला चैप्टर। तो इसके अंदर जो डाइवर्सिटी दिखाई है, तो ये डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रिसोर्सेज में भी डाइवर्सिटी है। अब एक छोटा सा एक बॉक्स दिया है नीचे आपको, तो ये जो उसके अंदर देखे आप एक बॉक्स में है जो आपके नॉलेज के लिए है, तो वो भी आप पढ़ लीजिए। इसके बाद ये जो रिसोर्सेज है वो टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी के यूज के साथ ये कई जगह पर हमको ये यूज में आता है। इसके बाद देखें कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्स का कंजर्वेशन क्या है, तो कंजर्वेशन है ओवर यूटिलाइजेशन से भी बिगड़ सकता है, मतलब कि इसको बचा के रखना है, संभाल के रखना है। ओवर यूटिलाइजेशन से, ज्यादा उपयोग से कहीं ना कहीं हम बचा नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं को हम रख नहीं पा रहे अच्छी तरह से। सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इससे सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद ये अल्ट्रावायोलेट रेज, राइजिंग ऑफ टेम्परेचर, ये सब चीजें आप बहुत पढ़ के आ रहे हो, मतलब इसमें कोई नया चीज नहीं है। पहले मैंने बताया कि चैप्टर एकदम सिंपल है, खाली इसमें कंटेंट जो भरा है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये जो मेन पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ वो भी डीपली आप टेक्स्ट बुक लेकर पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक में पढ़िए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, वीडियो के बाद देखते रहिए। इसके बाद देखिए आपकी बहुत सारे लोगों ने, नेताओं ने, अलग अलग देशों के नेताओं ने, इसमें गांधी जी भी आ गए, मतलब कि गांधी जी का तो कहना था कि हमें जितना चाहिए उतना ही यूज करना चाहिए। गांधी जी की एक कहानी है, एक स्टोरी है, कहीं पर आपने पढ़ी होगी शायद, तो जो हम लोग पढ़े थे हमारी टेक्स्ट बुक में थी, तो उसमें ये था कि गांधी जी सुबह में पानी का एक सिंपल छोटा सा लोटा लेके वो गांधी जी वहां पर वो अपना
ब्रश कर रहे थे। इट मीन्स नीम का दातुन था वो यूज कर रहे थे, और पास में खाली छोटा सा जो एक लोटा जैसा रखते थे उसमें पानी भरा हुआ था। साथ में किसी ने बताया कि अरे बापू यहाँ तो इतनी बड़ी साबरमती रिवर है, गांधी आश्रम के पास का है, और ये रियल घटना भी है कि इतनी बड़ी साबरमती रिवर है, आप क्यों इतना सा पानी लेके बैठे हो, और इतना सारा पानी अवेलेबल है, यूज करो। तो गांधी जी ने कहा कि ये पानी, नदी का जो पानी है वो सबके लिए है, जानवर, पेड़ पौधे, पशु, सबके लिए पानी है। मुझे जितना चाहिए उतना ही मैंने लिया है, मुझे पता है मुझे मुंह धोने के लिए कितना पानी चाहिए, उतना ही लिया। इट मीन्स इंसान लालच में, लोभ में आके बहुत सारा पानी, बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ मिलती है यूज करते हैं। इट मीन्स जो फ्री ऑफ है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए फ्री ऑफ है तो उसको अनलिमिटेड यूज करते हैं, बढ़िया सोच समझ के यूज करना चाहिए। वही हमारा रियल कंजर्वेशन है, रियल कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का ये टारगेट यही है। अब देखें कि हमारी जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है उतना ही हमें लेना चाहिए, उतनी पूर्ति करनी चाहिए। बट लोग क्या करते हैं अपने पेट भरने के लिए, इट मीन्स लालच बढ़ती जाती है और कभी ये लोभ लालच बढ़ती नहीं है, पूरी नहीं होती है। अब यहाँ पर एक कमेटी मीटिंग के बारे में दिया, इंटरनेशनल लेवल पर एक दिया है क्लब ऑफ रोम 1968 में, ये पर्यावरण के ऊपर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। और 1974 में स्मॉल इज ब्यूटी, तो ये उन्होंने एक बुक लिखी स्मॉल इज ब्यूटी के ऊपर, और ये विषय के ऊपर में बहुत सारा बताया। तो ये जो पूरी की पूरी थी वो गांधीयन फिलोसॉफी के आधार पर थी, गांधी जी की फिलोसॉफी के आधार पर थी। जो मैंने एक स्टोरी बताई गांधी जी की ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर जुड़ी हुई। तो साथ साथ में 1987 में उन्होंने थोड़ा सा डेवलप करके, इट मीन्स कमेटी थी, धीरे धीरे उसमें डिस्कशन करके आगे जाके जो ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आया 1897 में, उन्होंने भी यही बताया था कि हमें जो हमारा रिसोर्सेज है उसमें हमें योगदान किया गया है, उसके आधार पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना को प्रस्तुत किया। और साथ साथ में वो जो रिसोर्सेज है उसको अच्छी तरह से यूज करना चाहिए और रिसोर्सेज का मिसयूज ना हो, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया था। इसके बाद देखें तो यहाँ पर एक लास्ट में ब्राजील की जो हुआ था, ब्राजील का जो आपने देखा आगे रियो डी जानेरो वाला 1992, तो यहाँ से ये स्टोरी चालू हुई थी रोम से, क्लब ऑफ रोम। तो यहाँ से आगे आगे 1992 में आवर कॉमन फ्यूचर, हमारे कॉमन फ्यूचर के लिए भी इसी टाइटल के ऊपर एक बुक लिखी गई और एक बुक आई जो ये आपने देखा कि 21 एजेंडा के अंदर शामिल किया गया था। तो ये बुक के अंदर भी वो एजेंडा शामिल किया गया और ये बुक को आधार वहां पर लिया गया था। इट मीन्स ये जो कंजर्वेशन की जो देखा आपने अलग अलग बॉक्स में, इट मीन्स आपके पेपर में पूछा जाए तो ये बॉक्स आप ध्यान से पढ़िएगा। मैंने जैसे एमसीक्यू वाली बात बताई तो कहीं ना कहीं पर इस बॉक्स से भी एमसीक्यू निकल सकते हैं। और ये जो नाम है, कमेटी के नाम है, बुक के नाम है, गांधीयन फिलोसॉफी के आधार पर नाम है, इसको हमें याद रखना जरूरी है।